हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है गांधीयन एरा। यानी इस वीडियो में हम लोग अपने जो नेशन फादर हैं, जिनकी फोटो हमारे नोट पे हमारे रुपए पे, उनके बारे में जानते हैं। मेनली हमारा देश उन्हीं की वजह से आज़ाद हुआ था, क्योंकि सत्याग्रह नॉन वायलेंस पैक्ट उन्होंने ही लाया था, जो हमारे गांधी जी थे। तो सबसे पहले उनके परिवार से रिलेटेड जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता के नाम पर इनका नाम पड़ा था मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनके 4 पुत्र थे और इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके पॉलिटिकल गुरु, और ये जो पॉलिटिकल गुरु मतलब जो राजनीतिक गुरु जो हैं, ये इंडिया के नहीं, मतलब ये जब साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने तब इनको मिले थे। और इन्होंने ही इनको 2 बुक्स दिया था, मतलब रस्किन बॉन्ड की बुक दी थी। तो उसी बुक से गांधी जी ने वो सत्याग्रह नॉन वायलेंस सीखा था। तो क्योंकि उसके पहले तो इंडिया में वैसा कुछ था नहीं कि सत्याग्रह नॉन वायलेंस से भी इंडिया को आजाद कराया जा सकता, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट तो आप लोग जानते ही हैं। अगर उस टाइम अगर देश यूनाइट रहता तो उसी टाइम हमारा देश आजाद हो जाता। करो तो दूसरा टॉपिक है, आगे देखते हैं। इनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने मतलब जो भी राजनीतिक शिक्षा थी, उन्होंने गांधी जी ने इन्हीं से लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले से लिया था। और इन्होंने एक बुक दिया था, इन्हीं की ही बुक से इन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस सीखा था, जो इंडिया में अप्लाई किया था। इनके पर्सनल असिस्टेंट थे महादेव देसाई, जो इंडिया में मतलब इनका मतलब नेक्स्ट स्टेप जो बैकअप इनका प्लान रहता था वो इनको पता रहता था, महादेव देसाई को। ये भी लगभग 1940 के बाद मतलब इनसे अलग हो गए थे, क्योंकि 1940 तक इनके अंदर मतलब ऐसा था कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, तो लगभग सब इनके खिलाफ हो गए थे। इसलिए तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया था। मेनली बस वो इस वीडियो में बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं। अब जैसे तो मैंने आपको उनके नाना चाची फूफा सबके बारे में बता दिया, परिवार के बारे में। अब आगे देखते हैं मतलब इनका एरा, मतलब कैसे इन्होंने जो स्ट्रगल किया है अपने देश को आजाद करने के लिए, वो स्ट्रगल। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने। 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने। और जब ये 1893 में जा रहे थे ना, तो ये थोड़ा सा रंग में सावले टाइप के थे, मतलब सावले थे। तो उस टाइम रेशियल मतलब कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो उसे आप लोग भी जानते होंगे, कलर पे मतलब काले लोगों को कुछ बहुत डिस्क्रिमिनेट होते थे। जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या था, जो SC ST माइनॉरिटीज थे उन लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, वैसे साउथ अफ्रीका में ये लोग मतलब काले लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे। तो गांधी जी थोड़ा काले थे, तो इनको साउथ अफ्रीका पहुंचने से पहले इनको एक ट्रेन से इनको ढकेल दिया गया था, मतलब फेंक दिया गया था, लेकिन बुढ़ाऊ बच गए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या सबसे पहला 1893 में कहा गए, ये साउथ अफ्रीका पढ़ने गए। 1894 में इन्होंने नेशनल कांग्रेस को मतलब वो नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया। 1894 में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, तो 1894 में। गांधी मतलब उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन गांधी जी ने इनको वो क्या बोलते हैं, उनको गाइड किया था कि एक नेशनल कांग्रेस फॉर्म होना चाहिए, तभी हमारा देश आजाद हो सकता है, जो हमारे देश की टॉपिक्स को हाईलाइट करें। आगे है 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल, खास करके सिविल वालों के लिए, कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह 1906, ये इंडिया में नहीं, ये साउथ अफ्रीका में किया था। वही क्या बोल मैंने, कलर के ऊपर ना, काले लोगों के ऊपर, तो उन्होंने ये पहला सत्याग्रह किया था। 1914 में इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, मतलब केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका में इनको दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्होंने एम्बुलेंस वाला सिस्टम, मतलब जो होता है ना एम्बुलेंस की, कोई भी मरीज है फिर उसको तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो वो सुविधा भी गांधी जी ने चालू करवाई थी साउथ अफ्रीका में। तो उसी में मतलब इसी काम को लेके, तो उस टाइम तो इतना भी नहीं था कि इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए, और नोबेल पुरस्कार उस टाइम देना चालू भी नहीं किया गया था, चालू किया गया था, लेकिन जैसे इतनी बड़ी नहीं कि नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। तो केसरे हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। फिर अब ये तुम्हारी साउथ अफ्रीका वाला काल था। अब उसकी यानी 1914 तक वो साउथ अफ्रीका रहे। और जैसे इसमें मतलब इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन ऐसे कहीं आपको बुक में रिकॉर्ड्स मिलेंगे नहीं, लेकिन तब भी वो लगभग 1908 में वो इंडिया आए थे एक बार। अब लोग पूछते हैं क्यों आए थे, क्योंकि अब उनका घर परिवार है यहाँ पे, तो अपने बीवी बच्चों से तो मिलने आएंगे ही ना। 1908 में एक बार आए थे, घूम फिर के चले गए थे वापस।
तो और फिर इंडिया में जब स्ट्रगल चालू किए तब वो कब आए, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 में बॉम्बे में वो आए। और बॉम्बे में 1915 में आते ही उन्होंने साबरमती आश्रम का उद्घाटन कर दिया। तो जो है ना साबरमती आश्रम गुजरात वाला, उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया। आगे 1916 इन्होंने स्पीच कहा दिया बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वाराणसी में उत्तर प्रदेश में, उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। और उनके द्वारा एक बहुत बढ़िया स्पीच वहां पे मतलब बोली गई थी। इन्होंने बहुत बढ़िया स्पीच दिया था 1916 में। 1917 में पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। आप जैसे जो इनके राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने इनको ये बोला था कि आप इंडिया जाओगे, आपको इंडिया आजाद करवाना है, लेकिन आपको कम से कम एक से 2 साल के लिए आपको स्टूडेंट वाली लाइफ जीना पड़ेगा, मतलब एकदम नॉर्मल व्यक्ति, ताकि आप वहां तुरंत जाके आप सत्याग्रह करोगे तो आपके ऊपर कोई मतलब जैसे होता है ना कि कोई कम एज का है, फिर नया वहां पे आया हो तो उसको लोग उतना नहीं बढ़ावा देते, मतलब उसके पीछे उतना नहीं खड़े थे। अब जैसे एक गए 2 साल मतलब सब जगह घूम घूम के देख लिए नहीं यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तो अब मानने जाने लगे थे लोग इनको, मतलब गांधी जी को लोग। तो फिर इन्होंने ये पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने चंपारण यानी बिहार में किया था 1917 में। इंडिया का पहला सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह बिहार वाला। इसमें क्या था कि जो अंग्रेज थे उन लोग वो क्या बोलते हैं उसको, इंडिगो, खेत में इंडिगो प्लांट करवाते थे। मतलब जैसे 10 किसान है तो 10 किसान के खेत पे मतलब 1/4 थोड़े से हिस्से को, कुछ परसेंट हिस्से में इंडिगो प्लांट करवाते थे। और इंडिगो की मतलब इंडिगो कलर होता है, डाई होता है। इसकी सबसे बेकार बात क्या थी कि अब जैसे इतने हिस्से में प्लांट किया गया है, अब ये जब उगेगा फिर इसको जब निकाल लिया जाएगा, फिर ये लगभग अब ये जमीन पूरी इतनी जमीन बंजर, ठीक। अब फिर से अंग्रेज बोलेंगे तो इतने में फिर उन लोग उगाएंगे तो फिर इतनी जमीन बंजर। तो ये इसका बहुत बड़ा वो मतलब क्या बोलते उसको बेनिफिट नहीं, वो डिसएडवांटेज था। और फिर उसके बाद 1918 में आते हैं। 1918 में इन्होंने 2 जगह वो क्या किया, सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में और खेदा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे दोनों में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए और जो मतलब जैसे जो बंधुआ मजदूर थे उन लोग के लिए यहाँ पे अहमदाबाद और खेदा, ये दोनों गुजरात में है। 1918 में इन्होंने एक फिर से सत्याग्रह किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में इंपीरियल काउंसिल द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट का वो होता है जैसे उस टाइम ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उस टाइम उन्होंने एक लॉ बनाया था कि हम किसी मतलब कोई भी हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलता था ना तो उसको 2 साल के लिए वो प्रिजन में डाल सकते थे, 2 साल के लिए। मतलब मान लीजिए उस टाइम कोई भी मतलब अंग्रेज सरकार के खिलाफ थोड़ा सा ही बोलेगा तो उठा लेते थे उसको और 2 साल के लिए प्रिजन में मतलब जेल में डाल देते, 2 साल रहो आराम से बिना किसी कार्रवाई मतलब लिखित कार्रवाई का। जैसे आज होता है ना कि कोई किसी को मानो मार दिया तो उसके ऊपर 302 लग जाता है, तो ऐसा उस टाइम नहीं था। तो यही होता है, यही था रोलेट एक्ट में। तो इसका मतलब अपोज किया था, इसके खिलाफ इन्होंने रोलेट सत्याग्रह किया था। फिर 1919 में एक बहुत फेमस कांड भी हो गया था। 1919 में कौन सा फेमस कांड हो गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर में ये था कि जो जनरल डायर थे उन्होंने मतलब उस टाइम हर तरफ आंदोलन हो ही रहा था, तो लोगों के अंदर एक आ रहा था ना कि नहीं अब हमें भी अपना एक आजाद देश चाहिए। तो लोग उस टाइम हल्का हल्का अंग्रेजों के खिलाफ डर खत्म हो गया था। तो रॉलेट से 3 से 4 सत्याग्रह गांधी जी ने कर दिया था, तो रॉलेट सत्याग्रह भी हो गया उसी में। तो उसी लेवल जनरल डायरा ने वहां पे बुलाया था, अमृतसर में बहुत बड़ा पार्क था, वहां पे जितने भी लोग आए थे तो वो बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए थे और कुछ लोग घूमने आए थे। तो लगभग उसमें 2 से 3 हजार लोग, बहुत बड़ा ग्राउंड था, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड था, लेकिन उसमें एक ही एंट्रेंस, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड है ना तो एक ही एंट्रेंस एक ही एग्जिट और बहुत छोटा सा ये गेट था। तो उसमें लगभग 2 से 3 हजार लोग थे। फिर जनरल डायर सबसे पहले सबको वार्निंग दी और फिर बोला कि अब आप लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो मैं गोली चला दूंगा। और फिर अपने सब कमांडर्स को, आर्मी वालों को खड़ा किया, गोली चलाना चालू। अब वहां पे लोग भागे खूब। अब कैसे भागेंगे, एक गेट था तो कितना भाग पाएंगे, 2,000 लोग थे दोस्ती। तब भी वहां पे लगभग 1100 की 800-900 पीपल मतलब लोगों की जान चली गई थी। और ऐसे रिकॉर्ड्स में 400 बस बोला जाता है। उस टाइम एक हंटर आयोग नियुक्त किया गया था कि इसकी जैसे इस टाइम सीबीआई जांच है ना, उस टाइम एक हंटर आयोग, ये हंटर इस आयोग का नाम था हंटर जांच बैठाई थी। इसमें इन लोग अंग्रेजों ने कहते नहीं बस 400 लोग मारे गए। सोचिए 400 लोग उस टाइम में, 26/11 में भी इतने लोग नहीं मारे गए थे जो आतंकवादी द्वारा किया गया था। तो ये बहुत मतलब
अपने मतलब इतिहास का ये 1900 के बाद के इतिहास का जलियांवाला बाग कांड सबसे बड़ा कांड था, अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आगे है 1920 और 1922। 1920 में इसी के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन इन्होंने चालू किया था कि अब वॉयलेंस नहीं करना है, किसी को भी वॉयलेंस नहीं करना है। और रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम खिलाफत मूवमेंट भी है, खिलाफत मूवमेंट, जो इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शुरू किया था। खिलाफत एक्ट, उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना वो क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम लीडर थे ना, अभी भी वो मुस्लिम मतलब उस टाइम भी जब इंडिया पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस टाइम भी वो लीडर थे, तो खिलाफत कम्युनिटी के वो लीडर थे, तो इसलिए उनके साथ चालू किया था। और नॉन को हम कहा थे नॉन असहयोग, तो इसमें गांधी जी ने ये बोला कि हम लोग को कोई वॉयलेंस नहीं करना है, बस आप अंग्रेजों का जो भी काम करते हो, बाल काटते हो, नाखून काटते हो, दाढ़ी काटते हो, गाड़ी चलाते हो, उनको कुत्तों को घुमाने लेने जाते हो, तो ये सब करना एकदम छोड़ दो एकदम। इसीलिए तो उसको बोला जाता है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। तो 1920 में चालू किया गया था। फिर 1922 में चौरी चौरा, गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। यहाँ पे क्या होता है कि 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है, किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा। क्या होता है कि अब वहां पे 1922 में पीसफुल रैली एक निकल रही थी, मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस आंदोलन कर रहे थे कि नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये करो वो करो, उस टाइम जो भी था ऐसा कर रहे थे। तो वहां पे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आके कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मारने लगे इन लोग को। तो पुलिस वाले कम मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम थी, उनकी संख्या कम थी, और ये प्रोटेस्टर्स साले ज्यादा थे, तो लोग कहा कि बस दौड़ा के जला दिए इन लोग को। तो 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। तो ये बहुत, अब गांधी जी ने यहाँ पे क्या चल गया, नॉन कोऑपरेशन, लेकिन ये तो एकदम बहुत खतरनाक वॉयलेंस वाला हो गया। तो बस यही था कि इसीलिए उन्होंने 1920 में चालू किया, तो और 1922 में मार्च में 4 मार्च को चौरी चौरा मतलब ये चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए नॉन कोऑपरेशन विथड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया। आगे है 1924 बिकेम प्रेसिडेंट। अब जैसे 1922 में इन्होंने वापस ले लिया, 1923 में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, गांधी जी को। 1923 में किस लिए नॉर्मली ऐसे गिरफ्तार कर लिया था कि नहीं अब क्यों सबको भड़का रहे हो, क्यों आप इतना सबको बोले कि नहीं प्रोटेस्ट करो ये करो। तो अंग्रेज भी डर ही रहा था ना उस टाइम कि अब सब लोग उग्र हो रहे थे। तो 1923 में इनको वो कर लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर तभी भी 1924 में छूट गए थे ये भूख हड़ताल, मतलब ऐसे भूखे रहते थे। तो अंग्रेज सोचे थे ना कि अगर इनको बुढ़ऊ जेल में ही मर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, उसी टाइम लोग प्रोटेस्ट करके इंडिया को आजाद करवा देंगे, इसलिए तो 1924 में उनको छोड़ दिया गया। 1924 में नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में जाके पार्ट ले लिए, और 1924 में ये प्रेसिडेंट बन गए वहां के, मतलब क्या बोलते हैं नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। अब इनके हिसाब से पूरा, अब इनके गाइड से पूरा नेशनल कांग्रेस चलती थी, सॉरी। फिर है 1930 और 1934 वाला पीरियड। 1930 में इन्होंने सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था, किसके खिलाफ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वो था कि वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि अब जो ये नेशनल कांग्रेस थी तो इन लोग अब मांग करती थी कि नहीं आप लोग जब यहाँ पे हो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, अब हम लोग ऐसे नहीं रह पा रहे, क्योंकि उस टाइम बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन। तो एक उन्होंने बोला था कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उन्होंने साइमन कमीशन भी बिठाया, ये 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन ही बैठाया, और उसमें बस एक ये उन लोग का मेजर डिफॉल्ट था कि उसमें इंडिया के कोई भी लोग नहीं थे, मतलब इंडिया का कोई भी उसमें उस मतलब ग्रुप में नहीं शामिल था। तो अब जैसे इंडिया तो मतलब इंडिया वालों ने ये सोचा कि जब इंडिया के लोग ही नहीं इसमें शामिल हैं तो फिर कैसे इंडिया में बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन ला पाएंगे लोग, जब वो लोग हमारी मतलब गलती, मतलब हम जिस कारण से पीड़ित हैं तो वो लोग जब जानते ही नहीं तो फिर उन लोग कैसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो बस उसी का उन लोगों ने विद्रोह किया था, और उन्हीं के विद्रोह में लाला लाजपत राय की मतलब लाला लाजपत शहीद हो गए थे, उनको अंग्रेजों ने मारते मारते इतना मारा था कि वो शहीद हो गए थे। तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया। 1930 में उन्होंने एक डांडी मार्च किया था, मतलब वहां पे सत्याग्रह चालू कर दिया था, उसी को बोलते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। वहां पे इन्होंने 78 मील्स चल के 78 मील्स चल के गांधी जी नमक बनाए थे। ये अपने आश्रम से चल के एकदम सी पोस्ट तक गए थे, वहां पे उन्होंने नेचुरली नमक बनाया था। तो उसमें लगभग 2 से 3 हजार लोग इनके पीछे खड़े थे, इनके पीछे इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वही हो गया था डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, बहुत फेमस है वो। कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। अब फिर 1931 में आता है इरविन पैक्ट। 1931 में आता भाई 1931 में आता है इरविन पैक्ट। इरविन पैक्ट में क्या था कि गांधी जी को लंदन बुलाया जाता था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए। तो पहली बार गांधी जी नहीं गए थे 1930 में, तो
जो वहाँ के वायसराय थे मैकडोनल्ड ने बोला कि नहीं, 1931 में और 1932 ये दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो 1931 में ये, अब यहाँ पे 2 टाइम पीरियड है ना, 1930 से 34 तक का। तो 1931 में इन्होंने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ, फिर 1932 में इन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, मतलब ज्वाइन किया। कहाँ पे किया था? लंदन में। और ये वही टाइम था, उसी टाइम लगभग भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। ऐसा लोग मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अक्टूबर बीता है, तो लोग डालते हैं ना कि मुझे मतलब गांधी को भगत सिंह नहीं पसंद थे तो मुझे गांधी नहीं पसंद। तो ऐसा कोई बात नहीं है। गांधी उस टाइम ये 1930 में उनको बुलाया गया था, लंदन से ऑफर आया था कि नहीं आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करिए। लेकिन गांधी जी इसलिए नहीं गए थे, इन्होंने अपनी 7 डिमांड्स रखी थी। अब 7 डिमांड्स में से एक डिमांड ऐसी थी, क्लास 10 में आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक डिमांड ऐसी थी कि ये बोलते ना हमको ना सारे प्रिजनर्स को मतलब आप छोड़ दीजिए, मतलब जितने भी जेल में हैं इंडिया में उन सबको छोड़ दीजिए। उस टाइम भगत सिंह क्या किए थे? भगत सिंह पार्लियामेंट में बम फोड़ दिए थे। तो इसी कारण अब वो बहुत बड़ा वो मतलब पॉलिटिकल के रूप में बहुत बड़ा क्राइम हो गया उस टाइम। तो अंग्रेज उनको नहीं छोड़ पाए और तब तक 1931 में चले गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तो बस इसीलिए उनको वहां पे फांसी लग गई थी। ऐसा कोई बात नहीं, गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे अगर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं जाते तो, लेकिन वो जब चले गए थे तो फिर चलिए वो तो कोई दूसरा टॉपिक है। फिर 1942, अब कहा मैंने इरविन पैक्ट तक बता दिया ना कि राउंड 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब 1942 में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी यहाँ पे भी सत्याग्रह करते कि नहीं अब भारत में कोई नहीं रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को बोला जाता था ऐसे, मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे दूसरा बोला जाता है डू और डाई। यही था क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 1942 में इनको लगभग गिरफ्तार भी कर दिया गया था। 1942 में इनको बहुत गुप्त तरीके से गिरफ्तार किया था अंग्रेजों द्वारा। और एक पूना में एक अबर खान का पैलेस है, कहाँ पे है ये? पूना में। सोचिए इनको गिरफ्तार किया गया गुप्त तरीके से, कहाँ किया गया? पुणे में एक पैलेस में, एक महल में गिरफ्तार किया गया ताकि लोग भड़के ना। उसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट भी और 1942 में इनको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन फिर वो छूट गए थे। तो फिर 1946 में ये उस टाइम पूरे देश में हर तरफ हिंदू मुस्लिम मतलब लोग झगड़ रहे थे। और तो 1946 में हर तरफ जब लोग झगड़ रहे थे तो गांधी जी सोचे जब ऐसे ही लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो देश मतलब अभी भी फिर से वही सिचुएशन आ गई थी 1857 वाली की, देश अभी यूनाइट नहीं था तो लोग मतलब आजाद नहीं हो पाया। लेकिन और इस टाइम एकदम आजाद होने भी वाला था तो फिर से हिंदू मुस्लिम होने लगा। तो गांधी जी वहां पे कलकत्ता चले गए थे उस टाइम, क्या बोलते हैं 1946 में गांधी जी कलकत्ता चले गए थे। वहां पे जाके इन्होंने सबको फिर से पीस, फिर से शांति कायम कर दी वहां पे। फिर एकदम नॉर्मली हर चीज हो गया। 1947 में आके उस टाइम भी गांधी जी कलकत्ता में थे। 1947 में आके 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया को आजादी मिल गई। और 1948 में ये इनको मार दिया गया, नहीं शहीद हो गए, ये शहीद क्या मार दिया गया भाई नाथूराम गोडसे द्वारा इनको 3 गोली मार के इनकी हत्या कर दिए थे। वैसे क्यों की थे ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों की थे, सबकी इसके पीछे अलग अलग फिलॉसफी है। और मैं ऐसा मानता हूं, मतलब मैंने ऐसे एक जगह पढ़ा भी है कि 14 अगस्त आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1940 मतलब 15 अगस्त को हम लोग का देश आजाद हुआ, 14 अगस्त को ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो उस मतलब पाकिस्तान में उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? मैंने बताया कि 1946 में कलकत्ता चले गए थे पीस कैंप में। तो उस टाइम कलकत्ता ही हमारे मतलब देश की राजधानी थी। वो तो 1912 में दिल्ली हुआ था ना। तो 1946 में मतलब 19 जनवरी 1947 में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि नहीं अब एक देश मतलब हिंदू का देश अलग होगा, मुस्लिम का देश अलग होगा। हम लोगों ने उन लोगों को मांग कर थे नहीं मुस्लिम का देश अलग होगा, बस यही था कि गांधी जी जनवरी से लेके अगस्त तक का जितना टैक्स और जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था उसका लगभग 5 या 6 करोड़ कलेक्ट हुआ था। तो वो गांधी मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया ना कि अब हम लोग अपना एक नया देश बना रहे हैं, तब हमको वो जो पैसे टैक्स कलेक्ट हुआ है वो टैक्स हमें दे दीजिए। तो वैसे उनका भी कुछ कहना बेकार मतलब गलत नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो गांधी जी मान के बात और वो 5 करोड़ पूरा 5 से 6 करोड़ जो भी पैसा था उस टाइम का टैक्स वो उनको मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया गया।
और मैंने यही पढ़ा था कि इसमें 1948 में मतलब इसी कारण इनको नाथुराम गोडसे ने गोली मार दिया कि आप उनको 5 करोड़ क्यों दिए, आप उनको उतना टैक्स क्यों दिए। बस यही अब यहीं पे कांड हो गया। अब 1900 अब देख रहे हैं 1869 से बड़ो बहुत ज्यादा लंबा जी गया, भी इनको मारा भी नहीं जाता 3 गोली तो, और आगे जाके क्या नहीं क्या पता, और देश हमारा अभी और डेवलप हो जाता। अभी पूरी तरीके से डेवलप तो है नहीं, अभी भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। तो यही था एक आज का वीडियो, फिर से समरी बता देते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था गुजरात में पोरबंदर में होता है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। ये 1893 में चले गए थे पढ़ने, फिर 1915 में वापस लौटे, और फिर उसके बाद ये जितना भी आंदोलन उन्होंने चालू किया, सबसे पहला आंदोलन चंपारण और बिहार वाला आंदोलन था। फिर सबसे लास्ट उनका क्विट इंडिया मूवमेंट था। उसके बाद 1947 में देश आजाद करवा दिया। 1948 में नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया। यही था एक आज का वीडियो। मैंने अभी कंक्लूजन वाले पार्ट पे आ गया, वीडियो ऑलरेडी खत्म।